पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, वो कैसे इस चुनौतियों से निपटेंगे, क्योंकि असीम मुनीर साहब जो हैं वो पहले आर्मी ऑफिसर हैं जो हाफिज कुरान है, कुरान उनको कंठस्थ है, और वो पहले आर्मी ऑफिसर हैं जो ब्रिटेन या यूके में जो उन्होंने कोर्स नहीं कर रखा है। सामान्य रूप से पाकिस्तान में आर्मी चीफ अभी तक वही बनता रहा है जो 1 या 2 साल का कोर्स जिनका ब्रिटेन या यूके में होता रहा है। ये पहले ऐसे हैं जो सऊदी अरब में लंबे समय तक रहे, सऊदी अरब के राज परिवार के नजदीक रहे, और कहा जाता है कि सऊदी अरब के राज परिवार की अहम भूमिका थी इनको आर्मी चीफ बनवाने में। तो असीम मुनीर साहब इसको कैसे निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस समय पाकिस्तान 2 फ्रंट पे बहुत गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। अपने पूर्वी फ्रंट पे भारत से पाकिस्तान का अच्छे संबंध नहीं है, और वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अच्छे संबंध नहीं है। अफगान तालिबान लगातार इनको धमकियां दे रहा है। विदिन आर्मी जो पॉलिटिक्स थी उसके कारण भी इमरान खान साहब ने को लाभ मिला था, क्योंकि आर्मी में भी एक डिवीजन है। आर्मी में भी जो पश्तूनों को लगभग 20% पश्तून है, और वो कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ सहानुभूति रखते हैं। और दूसरा, आर्मी के अंदर जो एक जिहादी ग्रुप है जो वो कहीं ना कहीं वो भी एक लोअर रैंक में जो बहुत सारे जिहादियों का जो एक जो मानसिकता के जो ऑफिसर है वो इमरान खान के साथ सिंपैथी रखते हैं, तो उसका भी फायदा इमरान खान ने उठाया था। इमरान खान ने इस चुनावी रिजल्ट्स के बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात किया है कि लंदन प्लान फेल हो गया। अब ये लंदन प्लान क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ लंदन में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंदन में रहते हैं नवाज शरीफ इसलिए लंदन प्लान फेल हुआ। पाकिस्तान की कास्ट पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के एथनिक पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में रीजनल पॉलिटिक्स, और जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत से कोई अलग नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे यादव जी, कुर्मी जी, कुशवाहा जी, ब्राह्मण, राजपूत के रूप में जातियों में बंटकर वोट करते हैं, कैंडिडेटों को ध्यान देखते हैं, सेम पाकिस्तान में होता है। जाट, राजपूत, गुजर, सैनी, मस्तोई, सिंधी राजपूत, बलोची, पश्तूनों में अलग अलग सैकड़ों ट्राइब्स। तो ये सब ट्राइबल डिवीजन, कास्ट डिवीजन पाकिस्तान के राजनीति में बहुत हावी है। वोटिंग के वक्त उसका बिहेवियर पूरा देखा जाता है। तो ये सारी चीजों पे हम अगले एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे। मित्रों, मैं संजीव पांडे अम्बेडकरनामा के लिए एक खास कार्यक्रम लेके आया हूँ। पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, और जो प्रारंभिक जो संकेत ये दिखा रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के समर्थित उम्मीदवार सबसे ज्यादा सीटों पे जीत रहे हैं। हालांकि ठीक उनके पीछे पीछे नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट जीत रहे हैं, और उनके ठीक पीछे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव जीत रहे हैं, और एक हंग पार्लियामेंट की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमरान खान समर्थित उम्मीदवार उभरे हैं, और लेकिन ऐसी एक संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक गठबंधन सरकार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनने वाली है। लेकिन मित्रों, आखिर ये पाकिस्तान का जो चुनाव है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और ये चूंकि हमारा इमीडिएट पड़ोसी मुल्क है, और उसके यहाँ की जो हर कुछ अंदरूनी गतिविधि और उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है वो भारत को प्रभावित करती है, हर तरीके से प्रभावित करती है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार आती है उनकी नीतियाँ जो होती हैं वो भारत को प्रभावित करती है। तो हमें पाकिस्तान के जो आम चुनाव हुए हैं उस पर एक विचार विमर्श जरूरी मुझे लगा, इसलिए मैं आया हूँ। देखिए, पाकिस्तान में उन परिस्थितियों में जब चुनाव हो रहे थे कि एक तरफ आर्मी और इलेक्शन कमीशन और उनके दो चहेते पार्टी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक तरफ थे, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब थे। और इमरान खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उनका चुनाव चिन्ह ही रद्द कर दिया गया था, छीन लिया गया था। बैट उनका बल्ला चुनाव निशान था और छीन लिया गया था। और मैक्सिमम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा, और निर्दलीय तौर पे लड़कर वो जो है वो चुनाव जीते हैं। तो ये पूरी दुनिया में डिस्कशन
कि पहली बार हुआ है कि जिस इमरान खान ने सेना को चुनौती दी और वो जेल में बंद है, उनको 2-3 मामलों में सजा भी हो चुका है और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी सजा हो चुकी है। तो इन परिस्थितियों में भी इमरान खान जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जो पाकिस्तान में उभरे हैं, उससे पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति ही नहीं, दक्षिण एशिया की राजनीति भी प्रभावित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जो अभी तक आधिकारिक परिणाम घोषित किए हैं, उसमें ये बताया गया है कि 266 सीटों पे पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुए थे। बाकी कुछ सीटें नॉमिनेट किए जाते हैं, उसमें अल्पसंख्यक कम्युनिटी के होते हैं, महिलाएं होती हैं, लगभग 60 की महिलाएं नॉमिनेट होती हैं और 10 अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व सीटें हैं। तो कुल 266 सीटों पर चुनाव हुआ था और उसमें से पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है 251 सीटों पे अपना परिणाम घोषित कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि ये 251 सीटों पे जो घोषित परिणाम हैं, उसमें सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो जीते हैं और वो 91 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी है, उनको 71 सीटों पे जीत मिली है अभी तक। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो की पार्टी है और जिसे अभी उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके पति आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं, उन्हें जो है 54 सीटें मिली है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि पाकिस्तान के लोकसभा नेशनल असेंबली के चुनाव के साथ, भारत में लोकसभा बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनाव के साथ साथ 4 प्रोविंशियल असेंबली के भी चुनाव, 4 राज्यों के प्रोविंशियल असेंबली के भी चुनाव संपन्न हुए थे। उसमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध राज्य शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये चारों राज्यों में से 3 राज्यों में जो है एक वो रिजल्ट जो है 2 राज्यों में मिक्स रिजल्ट आए हैं और 2 राज्यों में क्लियर कट अलग अलग पार्टियों को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पूरी तरह से जीत की तरफ है सिंध असेंबली में, और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के पार्टी पीटीआई के समर्थित कैंडिडेट बहुत भारी संख्या में जीत गए हैं। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा वहां सीटें हासिल की है। बलूचिस्तान में मिक्स रिजल्ट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट पंजाब प्रोविंशियल असेंबली का है। पंजाब प्रोविंशियल असेंबली इसलिए महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान का पूरा जो राजनीति है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो पाकिस्तान प्रोविंशियल असेंबली पंजाब प्रोविंस से ही डील होता है। नेशनल असेंबली के लगभग 50% सीटें जो है पंजाब प्रोविंस से आता है और स्टेट असेंबली भी बहुत बड़ी असेंबली है। तो यहाँ पे जो प्रदेश के जो प्रोविंशियल असेंबली में इमरान खान की पार्टी और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव आयोग ने जो वहां पे पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जो परिणाम घोषित किए हैं, उसके तहत बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में इमरान खान के समर्थित उम्मीदवार 135 सीटों पर जीते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्टी के कैंडिडेट 139 सीटों पर जीते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महज 10 सीटें यहाँ पे मिली हैं। लेकिन चूंकि पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, नवाज शरीफ का गढ़ है, वहां पे इमरान खान की पार्टी का समर्थन मिलना एक जो बहुत बड़ी चुनौती सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं है, पाकिस्तान के जो सबसे मजबूत एस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आर्मी किसी भी कीमत पर इमरान खान को ना नेशनल असेंबली में पावर में आने देना चाह रही थी और ना स्टेट असेंबली में कहीं भी पावर में आने देना चाह रही थी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी जिस से का समर्थित उम्मीदवारों को मिला है, अभी तक कुल घोषित परिणामों में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के जो समर्थित उम्मीदवार हैं नियर अबाउट 89 सीटों पे जीत हासिल कर चुके हैं और वहां पे नवाज शरीफ की पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, वो मात्र 5 सीटों पे जीती है। अगर इसी ढंग से सिंध का अगर हाल देखें तो सिंध प्रोविंशियल असेंबली में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 83 सीटों पे जीत हासिल हुई है। वहीं पीटीआई को 14 सीटों पे, जो पीटीआई समर्थित उम्मीदवार जो इमरान खान के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनको 14 सीटों पे जीत हासिल हुई है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्टी है जो भारत से गए हुए उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, जो आगरा और दिल्ली के आसपास के, जिनको वहाँ की भाषा में मुहाजिर बोला जाता है, रिफ्यूजी बोला जाता है, उस पार्टी मुहाजिर कौमी मूवमेंट को भी इम्पोर्टेंट सीटें हासिल हुई है
हालांकि नेशनल असेंबली में भी वो नियर अबाउट 14 सीटें सिंध से जीत चुके हैं। कराची और उसके आसपास के इलाके में जो उर्दू स्पीकिंग जो भारत से गए हुए मुसलमानों का एक बड़ा प्रभाव है, तो वहां पर 14 सीटें जीत चुके हैं नेशनल असेंबली में। और प्रोविंशियल असेंबली में भी सिंध के प्रोविंशियल असेंबली में 26 सीटों पर एमक्यू मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने जीत दर्ज करी है। अब सवाल ये है मित्रों कि पाकिस्तान का चुनाव ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, पाकिस्तान का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था कि इमरान खान ने सेना को एक सीधी चुनौती दी थी। हालांकि सेना को इससे पहले भी चुनौती पाकिस्तान के अंदर मिलती रही है, क्योंकि सेना पाकिस्तान में फ्रंट फुट पे आके खेलती है। वहां पे डायरेक्ट उन्होंने शासन भी किया है, सैन्य कमांडरों ने सत्ता पे भी कब्जा किया है। अयूब खान साहब फर्स्ट उनके सैन्य डिक्टेटर थे। अयूब खान साहब के बाद आया खान साहब आए, उन्होंने भी पाकिस्तान को कंट्रोल किया, डायरेक्ट उन्होंने रूल किया। उसके बाद जनरल जिया का शासन आया, उसके बाद परवेज मुशर्रफ का शासन आया, और ये सब घोषित पाकिस्तान के मुखिया रहे, और इनके अंडर में पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया, और इनके नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टरों ने इनका हुक्म बजाते हुए इनके अंडर में काम किया। लेकिन 2008 के बाद तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आई। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डायरेक्ट रूल करने से हट गई, और पाकिस्तानी आर्मी ने एक पीछे से रूल करने की रणनीति अपनाई। कमजोर लोगों को या चुने हुए लोगों को उन्होंने सत्ता में आने दिया, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में आने दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि विदेश और रक्षा मामलों पे जो भी फैसला होगा वो रावलपिंडी स्थित सैन्य हेडक्वार्टर लेगा, आर्मी चीफ लेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण मामलों में प्रधानमंत्री जो है वो आर्मी के सलाह के बिना नहीं चलेंगे। तो कुल मिला के एक लोकतांत्रिक शासन तो हमें पाकिस्तान में नजर जरूर आया, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेना के दबाव में ही चलते रहे, और जिन शासकों ने सेना से थोड़ी बहुत भी बगावत करने की कोशिश करी, लोकतांत्रिक चुने हुए शासकों ने, उनको जेल भी जाना पड़ा। और आप देखिए कि 2008 में आसिफ अली जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शासन में आई, लेकिन 2013 में उनकी विदाई हो गई, सेना से उनका कुछ ना कुछ कन्फ्रंटेशन हुआ, और उसके बाद नवाज शरीफ की सरकार आ गई। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। नवाज शरीफ थोड़ा सा इंडिपेंडेंस चाहते थे। नवाज शरीफ विदेश नीति के मामलों में भी इंडिपेंडेंस चाहते थे। नवाज शरीफ सैन्य मामलों में इंडिपेंडेंस चाहते थे। आर्मी को पसंद नहीं आया, और अल्टीमेट जो उन्हीं के द्वारा बनाए हुए और चुने हुए जो सेना अध्यक्ष थे जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी विदाई तय की, और उनकी विदाई से पहले नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी गए, पनामा पेपर मामलों में वो दोषी भी ठहराए गए। और उसके बाद सेना के सहयोग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामक पार्टी के जो मुखिया थे इमरान खान साहब, जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो शासन में आए, लेकिन वो मात्र 3.5 साल वो भी सत्ता में प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, और वो 3.5 साल के शासन में ही उनकी भी विदाई हो गई। और 3.5 साल के शासन में ही पहली बार वो है कि एक ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनकी हुई सरकार को पाकिस्तान में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के गिराया गया। लेकिन इसमें निश्चित रूप से पीछे सेना का रोल था, और इमरान खान साहब की गलती यही थी कि उन्होंने सेना को चुनौती दी। पाकिस्तान के एक स्वतंत्र विदेश नीति, जो सेना कंट्रोल विदेश नीति था, उसको एक लोकतांत्रिक चुनी सरकार के हाथ में लाने की कोशिश करी। वो रशिया के नजदीक जाने की उन्होंने कोशिश की, वो रशिया भी गए भी, अमेरिकन प्रेशर था, और चूंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में अमेरिका का बहुत बड़ा एक रोल होता है, यूके का बहुत रोल होता है, उनका काफी इन्फिल्ट्रेशन है। पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी लीडरशिप आज तक यूके या यूएसए से इंडिपेंडेंट होकर शासन नहीं करते रहे, तो उनको नागवार गुजरा कि इमरान खान साहब पुतिन के इतना नजदीक क्यों हो रहे हैं। और पाकिस्तान सेना के समर्थन पाके नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ उस समय लंदन में थे, वो एक जाइल जीवन जी रहे थे, तो उनके भाई शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और तमाम सहयोगी जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने मिलकर इमरान खान की सरकार को अपदस्थ किया और एक मिलीजुली सरकार बनाई। 2022 अप्रैल के बाद इनका शासन आया, और अब यहाँ एक केयर टेकर गवर्नमेंट के देख रेख में चुनाव हो रहा है। अब देखिए कि चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के अंदर। लगभग वैसा ही चुनाव हो रहा है जैसे 1970-71 का चुनाव आपको याद होगा कि बंगालियों ने पंजाबियों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, और पश्चिमी पाकिस्तान के जो लीडर थे उस समय, डेमोक्रेटिक लीडर जो अपने आप को बोलते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनकी पार्टी को पूरी तरह से चुनौती देते हुए
पूरे पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ने मैक्सिमम सीटें जीत ली थी, सत्ता उनको ट्रांसफर होना था, लेकिन उनको सत्ता नहीं दिया गया और अल्टीमेट बांग्लादेश बना, आपके सामने है। तो लगभग वही स्थिति है कि फिर से सेना को चुनौती इमरान खान ने दी, लगभग उसी स्थिति में, और चुनौती देते हुए वो लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं। उनको चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, वो अभी अडियाला जेल में बंद हैं रावलपिंडी के पास, और उनपे 2 मामलों में उनको सजा भी सुना दिया गया है। एक तोशखाना मामला में सजा सुनाया गया है, उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी सजा सुनाया गया है कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से इमरान खान से शादी करी थी, इद्दत पीरियड में शादी कर ली थी, जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से गैरकानूनी था। बुशरा बीबी को भी सजा हो गया है, इमरान खान को एक साइफर केस में भी ऑलरेडी सजा हो चुकी है। ऐसे में इमरान खान सिर्फ सेना से ही नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान के रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट से ही नहीं लड़ रहे थे, वो जेल में भी थे, और इसी बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान के पीछे लग गया था, और उनका जो चुनाव चिन्ह था बैट बल्ला जो था उनसे छीन लिया गया था, और वैसे में उनके सारे उम्मीदवार चुनाव चिन्ह विहीन हो गए, पार्टी सिंबल से वंचित हो गए, और वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग निशान पे लड़ रहे थे, और जिनको ये बताया जा रहा था कि इमरान खान घोषित कर रहे थे कि हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, वो अलग अलग सिंबल पर लड़ रहे थे, उसके बावजूद वो 90 सुपर सीट जीत चुके हैं। अब देखिए, अब मसला कहां फंस रहा है पाकिस्तान के चुनाव में। 2-3 चीजों का हमें ख्याल रखना होगा कि भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक जो माहौल है उसमें कोई बहुत खास अंतर नहीं है। हमें लगता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान का अंतर ये है कि भारत में सेना का कोई रोल नहीं होता राजनीति में, पाकिस्तान में सेना बहुत रोल अदा करती है। लेकिन जब वहां के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात होती है तो वहां के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी कास्ट, सेक्ट, एथनिसिटी और स्टेट के नाम पे बटी हुई है। अगर आप बात करेंगे रीजनल एथनिसिटी के नाम पे या रीजनल डिवाइड के नाम पे, तो सिंध जो है पंजाब से अलग चलता है, पंजाब सिंध से अलग चलता है, खैबर पख्तूनख्वा भी एथनिक लाइन पे पंजाब से अलग चलता है, पंजाबी डोमिनेंस को बर्दाश्त नहीं करता। और पंजाब के अंदर भी जब वोटिंग होती है तो उसमें कास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन राजपूत है, कौन गुजर है, कौन जाट है, कौन अराई है, कौन सैनी है, और कौन कश्मीरी है, कश्मीरियों में वो किस जाति से है, वो बट है कि लोहार है, क्या है, ये सब तमाम चीजों को पाकिस्तान में वोटिंग पैटर्न में देखा जाता है। जब कैंडिडेट तय किए जाते हैं तो उस समय भी देखा जाता है कि जो कैंडिडेट तय किए जा रहे हैं उसकी जाति के कितने वोट हैं, इवन कि उस जाति के अंदर जो उसका गोत्र है उसके कितने वोट हैं। अगर जाट कम्युनिटी का है तो ये देखा जाएगा कि जाटों में कौन से गोत्र का कैंडिडेट हम यहाँ घोषित करें जिसका सबसे ज्यादा वोट हो, कि गिल है, कि चट्टा है, कि वड़ैच है, कि संधू है। ये सारी तमाम चीजें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में देखी जाती है। लेकिन पाकिस्तान का जो डिवीजन है वो एथनिक लेवल पे भी बहुत ज्यादा है। पंजाबी स्पीकिंग और खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून्स हैं उनके बीच कभी नहीं बनी। और एक दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब पश्तून हैं, नियाजी क्लैन के हैं, पश्तूनों का जो एक इम्पोर्टेंट क्लैन नियाजी है, नियाजी कबीला है, उससे संबंधित रखते हैं। लेकिन उनका लालन पालन पाकिस्तानी पंजाब में हुआ, उनकी फैमिली पार्टीशन से पहले जलंधर में रहती थी। तो इमरान खान जो है पश्तून होने के बावजूद उनको पंजाब में जो सफलता मिली है उसको लेकर पिछले 5-7 सालों से लगातार रिसर्च हो रहा है, क्योंकि पश्तूनों को पंजाबी पसंद नहीं करते, खास करके जिसको हम लोग भारत में पठान बोलते हैं, उनको पाकिस्तान में एथनिक पश्तून बोलते हैं, जिनका रोटी बेटी का रिश्ता अफगानिस्तान से ज्यादा है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो एरिया है वो पश्तून बहुल है। वैसे में इमरान खान को जो पंजाब में सफलता मिली है, इससे पाकिस्तान के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी पंजाब में इमरान खान को 2018 में भी सफलता मिली थी और इस बार भी सफलता मिली है, तो क्या पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट लाइन से ऊपर उठी है? और क्या ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान में जो एक नया यूथ आया है, सोशल मीडिया का दौर है, 2010 से पहले पाकिस्तान में सोशल मीडिया का उतना प्रभाव नहीं था जितना अब इलेक्शन में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हुआ है। तो पंजाबी यूथ जो है वो बेरोजगारी और पाकिस्तान की खराब होती आर्थिक स्थिति और तमाम चीजों पे लगातार सवाल सेना से भी कर रहा था कि आपने पिछले 40 साल 50 साल के रूल में पाकिस्तान को क्या दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस हालत में पहुंच चुकी है, पाकिस्तान दहशतगर्दों का स्टेट बन चुका है, कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग पिछले 10-20 सालों में दहशतगर्दी के कारण मारे गए हैं। हमने दहशतगर्दी को सेना ने
स्टेट प्रोटेक्शन में रखा और वही दहशतगर्द पूरे पंजाब क्या, पूरे खैबर पख्तूनख्वा क्या, पूरे सिंध को उन्होंने तबाह कर दिया, लाखों लोगों की हत्या हो गई। तो पाकिस्तान का जो एक यूथ था अल्टरनेटिव की तरफ देख रहा था। हालांकि इमरान खान खुद भी वो उतने पाक साफ नहीं है, वो भी दहशतगर्दों के साथी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ और मिडिल क्लास जो है पाकिस्तान में, जो एक नया मिडिल क्लास 2010 के बाद आया है, और जो यूथ है, वो जो परंपरागत पार्टियां हैं जो फैमिली रूल के हिसाब से हैं, उनको फिलहाल उनसे क्वेश्चंस कर रही है। हालांकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ की पार्टी फैमिली रूल पे चल रही है। नवाज शरीफ के पिता भी राजनीति करते थे और नवाज शरीफ जो है उनकी बेटी अब राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी को पावर ट्रांसफर कर रही है। मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में उभरी है। और यहाँ पे आप भारत से बहुत मिलता जुलता राजनीति पाकिस्तान के देखेंगे कि जैसे भारत में रीजनल पार्टियां हों चाहे बड़ी पार्टियां हों, जिसमें पॉलिटिशियंस के बेटे पॉलिटिशियंस बन के आते हैं, आम कार्यकर्ताओं को उतनी जगह नहीं मिलती है, या पॉलिटिकल पार्टियों को जिस ढंग से फैमिली टर्म्स पे चलाते हैं, जैसे आपको यहाँ आरजेडी है, बीजेडी है, एसपी है, डीएमके है, टीडीपी है, इस तरह की जो पार्टियां हैं, और इवन की जो दोनों नेशनल पार्टियों में भी जिस ढंग से कई सीटों पे फैमिली को ट्रांसफर होती है सीटें, ठीक है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। और उधर देखिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसके बाद किसके हाथ में गई? उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो के हाथ में गई। जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई तो वो पार्टी किनके हाथ में गई? उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में गई। अब तो ये फैमिली ट्रांसफर जो पार्टियों का है, तो उसमें इमरान खान ने एक लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा किया है कि ये जो वंशवादी पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो है इन्होंने पाकिस्तान के युवाओं का, पाकिस्तान के फ्यूचर को तबाह किया है। और इनकी काफी ज्यादा संपत्तियां दुबई में है, लंदन में है, यूएसए में है। तो ये जो तमाम जो लोग हैं, यही नहीं, पाकिस्तान के जितने जनरल्स हैं, जितने आर्मी हैं, वो सब रिटायर्ड होने के बाद ज्यादातर फॉरेन में ही सेटल्ड होते हैं। सबके फॉरेन में घर है, किसी का लंदन में घर है, किसी का पेरिस में घर है। ज्यादातर पाकिस्तानी जनरलों के, और जो सेकंड रैंक जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, सबके दुबई में भी प्रॉपर्टी है। और पाकिस्तान में जनरली आर्मी के जो रिटायर्ड अफसर होते हैं उनको 40-50 एकड़ का फार्म हाउस ऑफिशियली ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद बड़े अधिकारियों को। तो यहाँ पाकिस्तान में भी वो ऐसा करते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी वो ऐसा करते हैं, और पाकिस्तान के आम आवाम की हालत खराब है। ये सारी चीजों पे इमरान खान ने लोगों से डिस्कशन किया, आम लोगों से डिस्कशन किया, तो उसके कारण जो बेरोजगार यूथ है, गांव में गरीबी बहुत है, वो तमाम लोगों ने लगता है कि इमरान खान को इस बार फिर समर्थन दिया है, और इससे पाकिस्तानी सेना परेशान है। देखिए, पाकिस्तान के इस चुनाव पे पूरी दुनिया की नजर थी। अमेरिका की नजर, चीन की नजर, रशिया की नजर, सऊदी अरब की नजर, वेस्ट एशिया की नजर, भारत की नजर है। उसका एक कारण है कि पाकिस्तान जियो पॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। चीन का नजर पाकिस्तान से इसलिए हमेशा रहा कि चीन का इमीडिएट पड़ोसी भारत से नहीं बनती, और पाकिस्तान जो है भारत का स्वाभाविक दुश्मन पिछले 70 सालों से बना हुआ है। और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महत्व भी चीन समझता है। चीन को एक अरब सागर में पोर्ट चाहिए, पाकिस्तान उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है लंबे समय से। अमेरिका का बहुत लंबे समय से इंटरेस्ट रहा है। रशियन आर्मी जब अफगानिस्तान में बैठी थी उस समय से पाकिस्तान जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा सेंटर था। तो पाकिस्तान हमेशा अपने जियो स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसका लाभ उठाता रहा। हालांकि इसका लाभ वहाँ के आम जनता, आम आवाम को नहीं मिला। इसका लाभ जनरल्स उठाते रहे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उठाते रहे। वहाँ के पॉलिटिशियंस बहुत ही अमीर हैं। तो ये सारी चीजों पे अभी अमेरिका ने भी आज स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को लेकर, और अमेरिका ने कहा है कि जो वहाँ पे वायलेंस हुआ है या इंटरनेट बंद हुआ है चुनाव के दौरान, वो गंभीर मसला है। क्योंकि अमेरिका को भी अब लग रहा है कि जिस ढंग से चुनाव में इमरान खान को समर्थन मिला है, तो अमेरिका भी किसी भी कीमत पे इमरान खान के समर्थन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि ये सच्चाई है कि अमेरिका जो है इमरान खान को हटाने में अहम भूमिका अमेरिका के ने निभाई थी। और इमरान खान ने इस चुनावी रिजल्ट्स के बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात किया है कि लंदन प्लान फेल हो गया। अब ये लंदन प्लान क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ लंदन में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंदन में रहते हैं नवाज शरीफ इसलिए लंदन प्लान फेल हुआ। जो लंदन में बैठ के जो पाकिस्तान के फ्यूचर पे जो फैसले लिए जाते हैं, जो वहाँ के लंदन की ब्रिटिश या वेस्टर्न एजेंसियां जो तमाम चीजों को लेती है, तो इमरान खान लगातार कह रहे थे कि ये हमें हटाने की लगातार साजिश कर रहे थे, खास करके वेस्टर्न फोर्सेज।
तो उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया है कि लंदन प्लान फेल हुआ है और हमारी पार्टी और इमरान खान साहब तो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि चाहे जो जितना कहे हम 170 सीटों पे हमारी जीत है। हालांकि ऑफिशियली जो अभी तक 251 सीटों का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें इमरान खान साहब लार्जेस्ट पार्टी जरूर उभरे हैं, लेकिन वो बहुमत के नजदीक नहीं है। और कहीं ना कहीं सेना ये चाहेगी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के बीच एक पैक्ट हो जाए। उसमें मुहाजिरों की पार्टी जो है, भारत से गए हुए जो मुसलमान है उर्दू स्पीकिंग, उनकी पार्टी के बीच भी समझौता कराने की कोशिश होगी और पाकिस्तानी आर्मी पूरी कोशिश करेगी कि इमरान खान को पावर से दूर रखा जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है पाकिस्तानी आर्मी के लिए आ रही है खैबर पख्तूनख्वा राज्य, जहां पे प्रोविंशियल असेंबली में इमरान खान काफी ज्यादा सीटें इमरान खान समर्थित उम्मीदवार लेके गए हैं। और ये चूंकि अफगानिस्तान बॉर्डर का स्टेट है और यहाँ पे की जो पश्तून आबादी है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पिछले 70 सालों से शक की नजर से देखती है। और इनफैक्ट तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। और जब से अफगान तालिबान सत्ता में अफगानिस्तान के अंदर आया है, पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अफगान तालिबान के बीच संबंध खराब हुए हैं और अफगान बॉर्डर पे लगातार फायरिंग हो रही है। अफगान तालिबान लगातार चुनौती दे रहा है और अफगान तालिबान ये भी बोलता है कि हम इस डूरंड लाइन को नहीं मानते जो ब्रिटिशियर्स ने ये दोनों का विभाजन किया था, गलत विभाजन था। खैबर पख्तूनख्वा राज्य जो है वो अफगानियों का है, उस पर पाकिस्तान ने ब्रिटिशियर्स से ट्रांसफर जबरदस्ती करवा लिया। ये ब्रिटिशियर्स ने कब्जा कर रखा था और इस लाइन को, ये आर्टिफिशियल लाइन को हम नहीं मानते। तो ये विवाद बहुत लंबा है। वैसे में इस बॉर्डर स्टेट में फिर से इमरान खान का आना सेना के लिए एक चुनौती जरूर है। और पंजाब जो हार्ट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का और जहां से बहुत बड़े पैमाने पे जनरल्स और आर्मी के ऑफिसर आते हैं, इवन के आर्मी के लो कैडर में भी सिपाही भी आते हैं, वहां पे इतनी बड़ी सफलता मिलना भी इमरान खान की पार्टी को नियर अबाउट प्रोविंशियल असेंबली में 135 सीटें आना पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और पाकिस्तानी आर्मी इस बात पे गहन मंथन कर रही है कि आखिर पंजाब जैसे प्रोविंस में जहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन में इमरान खान है उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि देखिए जब पिछले साल जब हंगामा हुआ था और जिस ढंग से आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट पे इमरान खान के समर्थकों ने हमला किया था, जिस ढंग से आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया था, तो आर्मी उस समय बड़ी असमंजस में पड़ गई थी। और कहा तो ये भी जा रहा था कि विद इन आर्मी जो पॉलिटिक्स थी उसके कारण भी इमरान खान साहब ने को लाभ मिला था, क्योंकि आर्मी में भी एक डिवीजन है। आर्मी में भी जो पश्तूनों को लगभग 20% पश्तून है और वो कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ सहानुभूति रखते हैं। और दूसरा आर्मी के अंदर जो एक जिहादी ग्रुप है जो वो कहीं ना कहीं वो भी एक लोअर रैंक में जो बहुत सारे जिहादियों का जो एक जो मानसिकता के जो ऑफिसर है वो इमरान खान के साथ सिंपैथी रखते हैं, तो उसका भी फायदा इमरान खान ने उठाया था। तो आर्मी को अपने विद इन कैडर आर्मी के अंदर और उधर पॉलिटिकल फ्रंट पे अब नई चुनौतियां मिलने जा रही है। और वैसे में देखना होगा कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, वो कैसे इस चुनौतियों से निपटेंगे, क्योंकि असीम मुनीर साहब जो है वो पहले आर्मी ऑफिसर है जो हाफिज कुरान है, कुरान उनको कंठस्थ है। और वो पहले आर्मी ऑफिसर है जो ब्रिटेन या यूके में जो उन्होंने कोर्स नहीं कर रखा है। सामान्य रूप से पाकिस्तान में आर्मी चीफ अभी तक वही बनता रहा है जो 1 या 2 साल का कोर्स जिनका ब्रिटेन या यूके में होता रहा है। ये पहले ऐसे हैं जो सऊदी अरब में लंबे समय तक रहे, सऊदी अरब के राज परिवार के नजदीक रहे और कहा जाता है कि सऊदी अरब के राज परिवार की अहम भूमिका थी इनको आर्मी चीफ बनवाने में। तो असीम मुनीर साहब इसको कैसे निपटेंगे ये देखने वाली बात होगी। इस समय पाकिस्तान 2 फ्रंट पे बहुत गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। अपने पूर्वी फ्रंट पे भारत से पाकिस्तान का अच्छे संबंध नहीं है और वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अच्छे संबंध नहीं है। अफगान तालिबान लगातार इनको धमकियां दे रहा है और घरेलू फ्रंट पे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। और चूंकि वहां के पॉलिटिशियंस ईमानदार नहीं है, करप्शन में उनका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वहां पे करप्शन के चार्जेस में पॉलिटिशियंस जेल भी जाते रहे हैं, भारत की तरह नहीं कि पॉलिटिशियंस मजे लेते हैं। और वहां के हर पॉलिटिशियंस जेल गया है करप्शन के मामलों में। आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल गए हैं, नवाज शरीफ पनामा पेपर में जेल चले गए। हमारे यहाँ तो पनामा पेपर भारत में आया भी था, तो आपको पता ही है कि पनामा पेपर का आज तक कोई जांच कहाँ तक पहुंची है, कैसे पहुंची है, जितने भी लोगों के फर्म के नाम थे पनामा पेपर में उसका क्या हुआ आज तक नहीं पता।
ऐसे ही पंडोरा पेपर पे भी पता पंडोरा पेपर पे तो ये जरूर आई है कि ईडी ने जांच शुरू करी है, जिसमें वो जांच अनिल अंबानी के खिलाफ भी चल रहा है, सचिन तेंदुलकर साहब के खिलाफ भी चल रहा है, और कमलनाथ के बेटे के खिलाफ भी चल रहा है। पंडोरा पेपर में उनका भी नाम था, कमलनाथ के बेटे शायद उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान में ये जरूर हुआ है कि पाकिस्तान में जुडिशरी टाइम टू टाइम, या जो भी है सरकारें जो है टाइम टू टाइम कोई ना कोई कार्रवाई वहां होती रही है। पनामा पेपर में जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ा था। हालांकि लोग कहते हैं कि इसमें पीछे से सेना का भी हाथ था। अब अभी तोशखाना मामले में जो जेल गए हैं वो भी एक तरह से करप्शन का मामला है। इमरान खान साहब कि उनको जो गिफ्ट मिला जब प्रधानमंत्री रहते हुए, उन्होंने गलत तरीके से अपने पास रख लिया। जो तोशखाना में जाना चाहिए था, जो राजकीय संपत्ति, उसको गलत तरीके से अपने पास रखा, उस मामले में उनको जेल हुआ। हालांकि यहाँ भी कहा जाता है कि आर्मी के इशारे पे उनको कैद हो रही है, लेकिन फिर भी करप्शन अगर कोई कर रहा है तो सजा तो हो रही है। भारत जैसे देश में इसकी संभावना बहुत कम थोड़ी देखती है, जो पावरफुल लोग होते हैं वो बच जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो अब आने वाला टाइम में हमें लगता है कि आज देर शाम तक, रात तक पोजीशन क्लियर हो जाएगी। कल देर रात लाहौर में आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल जरदारी ने नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग भी करी, और एक गठबंधन सरकार की तरफ इशारा आ चुका है, गठबंधन होने की संभावना है। लेकिन ऐसे में जब इमरान खान का उभार और इमरान खान का जो जनता का समर्थन मिला है, उसको ये पॉलिटिकल पार्टियां कैसे इग्नोर करेंगी? वहां का सेना कैसे इस इमरान खान के पॉपुलर जो पोजीशन है उसको कैसे इग्नोर करेगी? पाकिस्तान की चुनौतियां आने वाले टाइम में पॉलिटिकल फ्रंट पे बढ़ेगी, इंटरनल डोमेस्टिक में। इसी के साथ उसके एक्सटर्नल चुनौतियां भी पाकिस्तानी सेना को बढ़ेगी। हालांकि अभी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक बयान आया है, सेना ने भी कहा है, सीओएस ने, जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है असीम मुनीर साहब, कि सारे पॉलिटिकल पार्टियों को जनता का समर्थन जो है जो मिला है उसका सम्मान करें और मिलजुल कर एक देश को नया नेतृत्व दें। लेकिन ये भी सच्चाई है कि असीम मुनीर साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इमरान खान के लोगों की रैलियां नहीं हो पाई, इमरान खान के समर्थित उम्मीदवारों की भी रैलियां नहीं हो पाई। तो जबरदस्त रूप से जिस ढंग से इमरान खान को समर्थकों को जेल में भी भेजा गया, चुनाव के दौरान कई कैंडिडेट जेल भी चले गए। हर कई जगह पुलिस ने इलेक्शन के दिन बैलेट बॉक्स अपने पास पोजीशन में ले गए, कई जगह जबरदस्ती बैलेट बॉक्स लाकर रख दिया गया बाहर से ही, उसमें मतपत्र डाल के। तो ये सारी चीजें हुई हैं। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन पे ठीक वैसे ही आरोप लगाए इमरान खान ने, जैसे भारत में इस समय इलेक्शन कमीशन लगातार निशाने पे है, और इलेक्शन कमीशन की भूमिका को यहाँ भी भारत में भी लगातार उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि सत्ताधारी दल के इशारे पे काम कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ठीक वहां भी ऐसे ही आरोप लगे, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान में बैलेट बॉक्स से चुनाव होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, भारत की तरह वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। और इमरान खान साहब ने जरूर जब प्रधानमंत्री थे तो एक पार्लियामेंट में बिल लाकर ईवीएम का इस्तेमाल करने का बिल पास किया था, लेकिन वो बिल जो है अल्टीमेट फिर जब दूसरी सरकार आई, इमरान खान साहब अपदस्थ हो गए, और जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बिल लाके ईवीएम के चुनाव को रद्द कर दिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, उसमें धांधली के संभावना है। पाकिस्तान में भी माना गया कि ईवीएम से धांधली हो सकती है, उसको टेम्पर किया जा सकता है, उसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की जा सकती है, उसको हैक किया जा सकता है। तो उन्होंने दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराया, और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। और देखिए, भारत में जहां बैलेट पेपर 10 दिन से स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं, एक एक महीना स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण तक, वहां पे इलेक्शन 5 बजे खत्म हुआ और 6 बजे काउंटिंग भी शुरू हो गई। काउंटिंग शुरू होने के बावजूद मारपीट की भी सूचनाएं हुई, कहीं पे धांधली की भी असर हुई, धांधली की भी सूचनाएं आई, कैंडिडेट वहां पे हंगामा करते रहे, कई कैंडिडेट जीत गए, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद इमरान खान के इलेक्शन कमीशन इतना खिलाफ था, उसके बावजूद इमरान खान 91 सीटों पे जीत गए हैं। तो इसका मतलब है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाया जा सकता है, बैलेट पेपर टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। पाकिस्तान में भी लगभग 22 करोड़ की आबादी है, जिसमें से नियर अबाउट 12-13 करोड़ तो वोटर होंगे ही। तो 12-13 करोड़ 14 करोड़ वोटर की अगर काउंटिंग आराम से शाम को 5 बजे इलेक्शन खत्म होने के बाद अगले 1 दिन 2 दिन में हो रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो भारत में तो 2 महीने 3 महीने हम लोग इलेक्शन प्रोसेस में चलाते हैं, पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक 1.5-2 महीने लग जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम मशीनें रखी रहती है। तो ये तो पाकिस्तान से हमें थोड़ा सीखना चाहिए कि एक दहशतगर्दी वाला स्टेट जहां पे इतना वायलेंस हो रहा है, इतने बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इलेक्शन के टाइम में भी कई जगह बम ब्लास्ट हुए,
कई लोग मारे गए, बलूचिस्तान में बम ब्लास्ट इलेक्शन वाले दिन हुआ, उससे पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई जगह बम ब्लास्ट हुआ, उसके बावजूद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन बहुत सही तरीके से बैलेट पेपर की गिनती हो गई और उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट भी आ गए। तो मैं समझता हूं कि भारत के चुनाव आयोग को पाकिस्तानी चुनाव आयोग से सीखने की जरूरत है, ताकि भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कुछ सवाल न उठाए और जो टीएन शेषन ने जो इसकी चुनाव आयोग की गरिमा बनाई थी उसको बनाए रखा जाए। तो बस अभी मित्रों, पाकिस्तान चुनाव पे इतना ही। जल्दी जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम जरूर आपको कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, जिसमें पाकिस्तान की कास्ट पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के एथनिक पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में रीजनल पॉलिटिक्स और जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत से कोई अलग नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे यादव जी, कुर्मी जी, कुशवाहा जी, ब्राह्मण, राजपूत के रूप में जातियों में बंटकर वोट करते हैं, कैंडिडेटों को ध्यान देखते हैं, सेम पाकिस्तान में होता है। जाट, राजपूत, गुजर, सैनी, मस्तोई, सिंधी राजपूत, बलोची, पश्तून, पश्तूनों में अलग अलग सैकड़ों ट्राइब्स। तो ये सब ट्राइबल डिवीजन, कास्ट डिवीजन पाकिस्तान के राजनीति में बहुत हावी है। वोटिंग के वक्त उसका बिहेवियर पूरा देखा जाता है। तो ये सारी चीजों पे हम अगले एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमें नमस्कार, और अगले एपिसोड में पाकिस्तान पे जरूर कुछ लेके आएंगे।